गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। दोस्तों, डीजीएमएस के एग्जाम में अपीयर होने वाले, गेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स तैयार हो जाइए। आज की क्लास में विनिंग एंड वर्किंग जो सब्जेक्ट है उसकी विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 125 नंबर तक की क्वेश्चन को मैं अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो में आप 126 से आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट्स दीजिए अगर आपकी कोई उसमें डाउट होती है तो, और अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, उनको मदद कीजिए शेयर करके, ताकि अपने एग्जाम में पास करके नई कोल कंपनी या नॉन कोल कंपनी में जॉब को पा सकें, साथ ही डीजीएमएस के सर्टिफिकेट को पास कर गेन करके अपनी प्रमोशन को पा सकें फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है, उसको पढ़ते हैं और आंसर देना प्रारंभ करते हैं। Which parameters are most important for monitoring the working condition in the underground area? अंडरग्राउंड एरिया के कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को मॉनिटरिंग करने के लिए इनमें से कौन सी पैरामीटर्स है, इनमें से कौन सी पैरामीटर्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो ए नंबर ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, बी नंबर प्रेशर ऑफ नॉक्सियस गैसेस इन द माइन एटमोस्फियर, सी नंबर बैरोमेट्रिक प्रेशर, और डी नंबर ए बी सी, ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिया के वर्किंग कंडीशन को मॉनिटरिंग करने के लिए जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी है। कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 है उसमें जो रेगुलेशन है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसमें बात कही गई है कि वेट बल्ब का टेम्परेचर 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे 33 डिग्री से अधिक होती है तो एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वेट बल्ब टेम्परेचर का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन वर्कर के काम करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि उनकी निकली हुई पसीना आराम से सूख जा सके। तो ये हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट की जाती है, हम लोग इक्विपमेंट के रूप में यूज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉक्सियस गैसेस इन द माइन एटमोस्फियर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नॉक्सियस गैसेस ये यदि प्रेजेंस है ज्यादा मात्रा में तो ऑक्सीजन की परसेंटेज को घटाती हैं। उस स्थिति में वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी, थकान जल्दी महसूस होगी कम ऑक्सीजन में काम करने पर। तो यहाँ पर बैरोमेट्रिक प्रेशर एटमॉस्फेयर की प्रेशर को बताती है, और वो प्रेशर बहुत अधिक होने पर वर्कर अनकंफर्ट महसूस करते हैं, साथ ही कम अगर प्रेशर है तो उसमें भी अनकंफर्ट महसूस करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ए बी सी इज द राइट आंसर होगी, जिसको डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है। बेयरिंग प्लेट्स of roof bolt are made of mild steel dash dash into dash dash millimeter size and dash dash millimeter thickness। तो ये बीयरिंग प्लेट जो इस्तेमाल होती है रूफ बोल्ट में, उसकी साइज के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन पर आते हैं 150 to 156, बी में 200, 200, 10, सी में 100, 100, 5, डी में 250, 250, 10, और ई में 100, 100, 15। तो यहाँ पर आपकी जो साइज दी हुई है, जिसकी डीजीएमएस सर्कुलर में 3 जो 2010 की थी, उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में मैं कट पेस्ट करके रखा हूं फ्रेंड्स। यहाँ देखिएगा जो बीयरिंग प्लेट की साइज दी हुई है, द बीयरिंग प्लेट ऑफ द रूफ बोल्ट सेल बी डोम वाशर प्लेट ऑफ डायमेंशन 150 इंटू 150 इंटू 8 mm विथ कंपेटिबल। तो आ गई आंसर आपके सामने फ्रेंड्स। 150 इंटू 150 इंटू 8 mm जो है उसकी थिकनेस मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए, और 15 × 15 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ 15 × 15 तो दिया हुआ है, लेकिन आपकी थिकनेस 6 mm दी हुई है, इसलिए ए तो नहीं होगी। अब यहाँ पे 200, 210 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 200, 200 आप हो सकती है, क्योंकि मिनिमम दिया है 150, 150, तो आप उसको बढ़ा करके अपने सेफ्टी को और ज्यादा इंश्योर कर सकते हैं। तो 200, 200 तो होगी ही, लेकिन यहाँ 8 रहती तो आप इसको टिक लगाते, लेकिन 8 नहीं है, इसलिए आप सर्च कीजिए कि थिकनेस कोई 8 है
किया तो 8 कोई नहीं है, 5 तो रख ही नहीं सकते, कम तो एकदम नहीं रख सकते, इसलिए नियर अबाउट 8 के से ज्यादा जो नियर अबाउट है यहाँ 10 है, इसको 10 को आप प्रीफर कीजिएगा और बी नंबर को टिक लगाइएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का कंफ्यूजन करने वाली प्रश्न जो टेक्निकल सर्कुलर की जो डीजीएमएस की टेक्निकल सर्कुलर उसमें डाटा से थोड़ा डिफरेंट, जहां पे मिनिमम कहता है और जो मैक्सिमम कहता है उससे डिफर करके प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये डीजीएमएस सर्कुलर जो टेक्निकल सर्कुलर 3/2010 थी, जिसकी 3 जून को पब्लिश हुई थी, उसमें ये बात कही गई है। तो आप यहाँ पर बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 125 में क्या कहता है, सैंपल ऑफ एयर कलेक्टेड इन द इनटेक एंड रिटर्न गेट ऑफ ए एडवांसिंग लॉन्ग वॉल फेज सो 0.25% एंड 0.75% CH4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो है जो लॉन्ग वॉल फेज है एडवांसिंग है और उसके रिटर्न और इनटेक एयर में आपकी जो परसेंटेज ऑफ गैस है वो इनटेक एयर में 0.25 है, 0.75 रिटर्न एयर में है। तो पैनल हैज ए प्रोडक्शन, पैनल से आप 320 टन प्रोडक्शन इन्हें 1 शिफ्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन एन एयर क्वांटिटी जो है 17 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पासेस हो रही है, देन फाइंड आउट द मीथेन इमिशन इज इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल माइंड। जो आप मीथेन इमिशन है उसको निकालना है जो कि क्यूबिक मीटर पर टन में होगी। ऑप्शन से आने से ज्यादा जरूरी है उसकी फार्मूला आपको ध्यान में रखना, जिसकी हम लोग यहाँ पर कट पेस्ट टाइप करके मैं रखा हूं। मीथेन इमिशन इन क्यूबिक मीटर पर टन के लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ गैस इनटू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो इनटू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो। जो आप लिखते हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यूनिट क्या है। यूनिट है यहाँ पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड को आवर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर सेकंड नीचे आती, लेकिन छोटी यूनिट को आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कीजिएगा। सेकंड तो यहाँ लिखाते, लेकिन सेकंड को बड़ी यूनिट में डिवाइड करना है तो ये नीचे तो रहती है और इसके नीचे में भी जो है आपको 60 करना, तो जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी, जिसके कारण से 60 × 60 की है, ये जो है आवर में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन दी हुई है फ्रेंड्स, वो प्रोडक्शन दी हुई है किसके 320 टन इन 1 शिफ्ट। 1 शिफ्ट में प्रोडक्शन हो रही है 320 टन। 1 शिफ्ट 8 आवर की होती है, इसलिए 8 से आपने मल्टीप्लाई किया है और इन डिवाइडेड बाई 100 इंटू टीपीडी। टीपीडी की जगह पर यहाँ टीपीएस कहना ज्यादा बेहतर होगा। इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये मैं स्मॉल किया और इसको जो है ये टीपीएस कर दिया, तो ये रही टीपीएस यानी कि टन पर शिफ्ट। टन पर शिफ्ट में इसको मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं और ये स्लाइड शो की तहत बड़ा हो गई, तो ये टीपीएस होगी यानी कि टन पर शिफ्ट होगी। तो टन पर शिफ्ट 320 टन है और परसेंटेज से आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर फ्रैक्शनल में बदलना है, इसलिए आप इसको 100 से डिवाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये फार्मूला आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसके अनुसार आप वैल्यू को पुट कीजिए। गैस जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर 0.75% गैस नहीं होगा। जो डिस्ट्रिक्ट से गैस निकल रही है उसको आपको लेना होगा, जो कि 0.75% को 0.25% से माइनस कीजिएगा तो 0.5% आएगी। और क्वांटिटी ऑफ एयर आपकी दी हुई है 17 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जिसको आपने क्यूबिक मीटर पर शिफ्ट के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो ये 16 × 60 × 8 होगा, कैलकुलेट करिएगा तो 7.65 क्यूबिक मीटर पर टन आ जाएगी, जिसको आंसर नंबर डी आपको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, इन ए बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फंक्शन ऑफ स्नब पुली इज टू। जो स्नब पुली लगी रहती है कन्वेयर बेल्ट में, उसकी फंक्शन बताना है फ्रेंड्स। तो क्लीन द इनर सरफेस ऑफ द बेल्ट, बेल्ट के इनर सरफेस को क्लीन करता है, बेल्ट के आउटर सरफेस को क्लीन करता है। इंक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ बेल्ट विद द ड्रम, ड्रम के साथ जो बेल्ट की कांटेक्ट है उसकी एंगल को बढ़ाता है। डिक्रीज द बेल्ट टेंशन, बेल्ट के टेंशन को कम करता है। नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जो कट पेस्ट है। यहाँ पर देखिएगा ईएमटी वॉल्यूम 3 की मैंने कस्ट प्लेस किया है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ ड्राइविंग गियर एंड लूप टेकअप फॉर ए बेल्ट कन्वेयर और लेवल और अप हिल ग्रेडियंट, अप हिल ग्रेडियंट या लेवल में या कन्वेयर की जो यहाँ पर एक अरेंजमेंट दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर देखें मेरी कर्सर जो घूम रही है, ये जो डिलीवरी इंड होती है, डिस्चार्ज डंप जिसको कहते हैं, उसके नीचे में स्नब पुली लगी रहती है। ये स्नब पुली क्या कर रही है, यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं अगर ये नहीं रहती तो बेल्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करता, यहाँ से मूव करता, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को ये बढ़ा रही है स्नब पुली। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि
ये टफ एंड बेल्ट है, जो बेल्ट ये ऊपर में लगी हुई है टफ एंड बेल्ट है। ये लूप टेकअप अरेंजमेंट है, जो कि आपको उल्टा जेड जैसा दिखाई दे रहा है, ये लूप टेकअप कहते हैं, जिसमें एक ड्रम यहाँ पर रहती है जो मोटर के साथ लगी रहती है। और ये जो पोर्शन है इसको हैंड विंच बोलते हैं, हाथ से इसको हम लोग ढीला करने, बेल्ट को ढीला करने या टाइट करने का काम करते हैं। स्लाइडिंग पुली इन स्टील चैनल रनर, स्टील चैनल रनर पर ये पुली रहती है, स्लाइडिंग पुली जिसको बोलते हैं, वो रन करती है स्टील के रनर पर। और यहाँ पर ड्राइविंग गियर है, ड्राइविंग गियर एट टॉप ऑफ ब्रो ऑफ द अप हिल कन्वेइंग के लिए ड्राइविंग गियर लगी रहती है। तो ये ड्राइव मोटर है इसके साथ। तो ये अरेंजमेंट है जो आपकी लूप टेकअप के पास या ड्राइव हिंड के पास जो है रहती है फ्रेंड्स। तो स्नब पुली वाली यहाँ पर एक और फिगर आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें जो टॉप व्यू कह सकते हैं, जिसमें ये जो दिखाई दे रही है ये इडलर्स हैं। इडलर जो कि 3 लगे होते हैं, जो कि ब्रैकेट के ऊपर लगे रहते हैं, और जो एच फ्रेम है, एच फ्रेम के ऊपर जो है ये चैनल लगे रहते हैं, और इसी को जो है हम लोग इडलर ब्रैकेट टुवर्ड्स ए ट्रेन और बेल्ट डायरेक्शन। तो ये जो है आपको यहाँ पे कट पेस्ट से समझ गए होंगे कि स्नब पुली का फंक्शन क्या है। तो मैं पीछे होता हूँ और देखिए कि ये जो आंसर होगी कौन सी होगी। तो इंक्रीज द सी नंबर, इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बेल्ट विथ ड्रम। इस आंसर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड। मैच द फॉलोइंग 30 नंबर कहता है इक्विपमेंट और कंपोनेंट 2 कॉलम में दिए हुए हैं। पी स्क्रेपर दिया हुआ है, और डी जो है ड्रैगलाइन दिया हुआ है, ई आर जो है बकेट व्हील एक्सकवेटर दिया है, एस जो है रोप सॉवेल दिया हुआ है। और इधर कंपोनेंट में ड्रिवल बेल्ट है, 2 नंबर में डिपर स्टिक है, 3 नंबर में फेयर लीड है, और 4 नंबर में बॉल है। तो स्केपर के साथ बॉल लगी रहती है। आप पी के साथ 4 को कंपेयर कर सकते हैं, और पी के साथ 4 जो है देखिए बी और सी में है, तो बी में और सी में से कोई एक होगी। अब क्यू का देखिए, क्यू ड्रैग लाइन है, ड्रैग लाइन के साथ क्या लगी रहती है, यानी 2 और 3 में से कोई होगी। डिपर स्टिक तो लगी रहती है रोप सॉवेल के साथ, डिपर स्टिक उसके साथ हो गई। फेयर लीड जो है ड्रैग लाइन के साथ लगी रहती है। तो क्यू के साथ आप 3 को कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रही है P-4 Q-3। तो इसकी चांसेस बढ़ गई है। आर की 1 है, आर मतलब कि बकेट व्हील एक्सकवेटर, जिसको आप लोग ड्रिवल बेल्ट के साथ कंपाइज कर सकते हैं। और साथ में एस जो होगी रोप सॉवेल होगी, जो कि एस जो है रोप सॉवेल 2 के साथ डिपर स्टिक के साथ कहते हैं। यहाँ पर जो है आपके सामने दिखेगी कि ये जो रोप सॉवेल है, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है बकेट है, बकेट के साथ ये डिपर स्टिक लगी हुई है, जिसकी आप चर्चा कर चुके हैं। जो डिपर बोला जा रहा है बकेट को, ये इसके साथ बूम लगी हुई है। ये होइस्ट लाइन है जो कि वायर के साथ अटैच रहती है, वायर जैसा ही होइस्ट लाइन रहती है। और ये केबिन है, जो ऑपरेटर की केबिन है, ये क्राउलर माउंटेड चेन है। तो ये डिपर स्टिक आपके रोप सॉवेल के साथ मैच कर गई है। अब यहाँ पर ड्रैग लाइन देखिएगा, तो ड्रैग लाइन में फेयर जो कहलाती है फेयर लीड यहाँ पर असेंबली है, जो कि ड्रैग लाइन के बूम के जस्ट नीचे में रहती है। और यहाँ पर सेंटर होइस्ट लीव सीव लगी हुई है। और ये जो है होइस्ट केबल है, होइस्ट केबल सॉकेट है, और डंप सीव है। ये इसके पार्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, किसी भी पार्ट्स के बारे में आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ड्रैग चेन है, ये जो लगी हुई है ड्रैग चेन लगी हुई है, ये ड्रैग केबल है। और यहाँ पर बकेट टीथ लगे हुए हैं, और ये जो है आपकी ड्रैग लाइन की बकेट है। ये डंप सीव बोलते हैं, जो केबल जो कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर ये सॉकेट है, हियर वे सॉकेट। तो इस तरह से लेफ्ट केबल ड्रम है, यहाँ पर ये जो है लेफ्ट केबल ड्रम बोलते हैं, राइट केबल ड्रम बोलते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके ड्रैग लाइन के। उसी तरह से यहाँ पे आपके सामने स्केपर दिखाई दे रहा है। ये जो एप्रोन है, एप्रोन के ऊपर जो है आपको यहाँ पर बॉल BOWL दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में पूछ रहा था कि आपको कौन सी पार्ट होगी वहां पर। तो ये कॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग, एप्रोन के साथ लगी रहती है। तो ये आपकी हो गई क्या चीज। और इसके पार्ट्स जो है देखिएगा आप, तो रेडिएटर है पीछे में, इंजन कंपोनेंट है, कैब है, ऑपरेटर की कैबिन है, हिच है, ड्राफ्ट फ्रेम है, इजेक्टर है, पुश ब्लॉक है। तो ये आपकी स्क्रेपर रही। और स्क्रेपर के बाद देखिए यहाँ पर एक बकेट व्हील एक्सकवेटर की आपकी मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, जिसमें नंबर आप
बकेट लगे रहते हैं, एक सर्कुलर जो व्हील होती है, बकेट व्हील कहते हैं, बकेट व्हील के साथ बकेट लगी रहती है। और ये इसमें आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी बकेट लगी हुई है। ऑपरेटर यहाँ पर केबिन है। ये जो पूरी फ्रेम है ये कहलाती है कन्वेयर बेल्ट यहाँ लगी हुई है। बकेट व्हील बूम है, इसको हम लोग बकेट व्हील का बूम बोलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर है। और ये वाली भी कन्वेयर बेल्ट है और ये वाली कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये क्राउलर 3x2 साइज में रहती है, अंडर कैरियज है ये। और यहाँ पर पार्ट की बात करेंगे, ये वाली डिस्चार्ज बूम है जो होइस्ट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डिस्चार्ज बूम है और डिस्चार्ज बूम होइस्ट मैकेनिज्म है। यहाँ पर काउंटर बैलेंस है, ये वाली पोर्शन काउंटर बैलेंस है, काउंटर बैलेंस बूम है। ये जो है बकेट व्हील बूम होइस्ट मैकेनिज्म है और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर मोटा जो मेन पार्ट्स हैं उसकी कट पेस्ट करके मैं रखा हूं। तो आपने आंसर मैच कर लिया है। और मैच करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 131 में। गिवन बिलो आर द फॉलोइंग माइनिंग टेक्निक। तो इसमें से जो माइनिंग टेक्निक दी हुई है उसको मैच करना है फ्रेंड्स। थिक सीम एक्सट्रैक्शन, तो थिक सीम एक्सट्रैक्शन इसमें से डबल यूनिट फेस होगी, जेट कटिंग होगी, इंक्लाइंड स्लाइसिंग होगी, हाफ मून होगी। तो थिक सीम एक्सट्रैक्शन का हम लोग इंक्लाइंड स्लाइसिंग के तहत माइनिंग करते हैं। तो जहां तक है पी का 3 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड एंड पिलर एक्सट्रैक्शन जो होती है हाफ मून मेथड, फुल मून मेथड इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर 4 नंबर, क्यू का 4 नंबर हो सकता है। तो पी का 3 क्यू का 4, पी का 3 क्यू का 4 मैच कर रही है बी। अब यहाँ पर आर का देखते हैं, आर लॉन्ग वाल फेस डेवलपमेंट। लॉन्ग वाल फेस डेवलपमेंट में डबल यूनिट फेस होती है, जहां पर हम लोग जो है डबल जो ड्रम होती है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम, वो सीरर के साथ डबल, अगर बकेट डबल ड्रम लगी हुई है तो उसको डबल यूनिट फेस कहा जाता है। तो लॉन्ग वाल के साथ यहाँ पर आर के साथ 1 मैच कर रही है, तो आर के साथ 1 मैच करता हुआ आपको ये वाली दिख रही है। एस जो है हाइड्रोलिक माइनिंग, जिसको हम लोग आप ये कह सकते हैं कि जेट कटिंग इसमें की जाती है। हाइड्रोलिक माइनिंग की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वाटर के प्रेशर से कोल को कट करने का काम किया जाता है और वो कोल कटा हुआ पानी के साथ बह करके पिट बॉटम पे आती है। पानी को अलग स्क्रीन आउट कर लिया जाता है और कोल पल्प को सरफेस पर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। तो ये रही 131, जिसको आप बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। 132 में क्या कहता है, व्हाट इज वॉलिंग स्कैफोल्ड। वॉलिंग स्कैफोल्ड क्या होती है? एन इक्विपमेंट यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट के लाइनिंग में यानी दीवार खड़ा करने में काम आती है। बी नंबर में टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग में ये यूज होने वाली प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का प्रकार है। अब यहाँ पर वाइंडिंग बकेट यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग में वाइंडिंग बकेट के रूप में यूज की जाती है, ऑल ऑफ देम की जाती है, नन ऑफ दोज की जाती है। तो यहाँ पर जो वॉलिंग एक स्कैफोल्ड होती है वो सिंकिंग शाफ्ट में लाइनिंग का इक्विपमेंट तो है ही है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिस पर जो है मेसोनरी वर्क, वॉलिंग जोड़ने का काम आता है। जैसे घर की दीवार, बिल्डिंग की वाल जब तैयार होती है तो ऊंचाई जगह पर ईंटे को, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए एक मचान बनाते हैं, वही वॉलिंग स्कैफोल्ड है। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है वो, यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग में वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तो यहाँ पर आप आंसर बी को मैच करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। यहाँ पर एक मैं रेफरेंस के रूप में दिया हूं माय नोट्स, फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल विंडिंग एंड वर्किंग, जो फर्स्ट है मेरी नोट्स, उसकी पेज नंबर मैं लिखा नहीं हूं लेकिन कट पेस्ट करके आपके सामने यहाँ पर रख दिया हूं। देखिए, परमानेंट शाफ्ट सपोर्ट, परमानेंट लाइनिंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं लिखा हूं कि जब लूज डिपोजिट ग्राउंड का एक्सकेवेशन व टेम्पररी लाइनिंग करते हुए स्ट्रांग रॉक पर पहुंचता है। कहने का मतलब शुरुआत में तो जब आप शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो लूज ग्राउंड मिलती है, उसकी सिंकिंग करते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो जब स्ट्रांग रॉक मिलती है तो एक्सकेवेशन को, डायमीटर को घटा देते हैं, पहले बड़ा रखते हैं फिर घटा देते हैं। घटाते हुए 3 से 4 मीटर गहराई तक और एक्सकेवेशन कर लेते हैं। जब हार्ड रॉक मिलती है तो 3 से 4 मीटर गहराई तक और उसमें एक्सकेवेशन कर लेते हैं तथा फिनिश्ड डायमीटर प्राप्त करते हैं, जिस डायमीटर को आपको शाफ्ट तैयार करना है। फिर दूसरे नंबर में देखिए, फिर परमानेंट लाइनिंग का अरेंजमेंट करते हैं। परमानेंट लाइनिंग के ब्रिक सीमेंट से करेंगे या सीमेंट कंक्रीट से करेंगे। सीमेंट कंक्रीट से करते हैं तो 0.3 मीटर से कम नहीं रखते हैं, ब्रिक सीमेंट के करते हैं तो इससे ज्यादा रखते हैं। स्पेशल स्टील बोल्ट टबिंग, इसके लिए स्पेशल स्टील टबिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी पिक्चर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि स्टील टबिंग कैसी रहती है।
सामान्यतः ऑर्डिनरी, कॉम्पैक्ट व मॉडरेटली स्टार्टर हेतु जो कॉम्पैक्ट स्टार्टर रहती है, मॉडरेटली स्टार्टर होती है, उसमें ब्रिक जो इस्तेमाल की जाती है उसकी जो साइज जो रहती है, थिकनेस ऑफ वॉल हम लोग रखते हैं उसमें 0.4 मीटर से 0.5 मीटर, यानी कि हाफ मीटर के लगभग हम लोग रखते हैं। जो ब्रिक की साइज इस्तेमाल करती है, जो स्टैंडर्ड साइज होती है, याद रखिएगा ब्रिक की साइज अगर पूछती है तब को 225 mm इंटू 115 mm इंटू 75 mm, यानी कि 225 इंटू 115 इंटू 75 mm की रहती है ब्रिक स्टैंडर्ड साइज की। अब यहाँ पर 4 नंबर में आप आइए पिक्स की। पिक्स और चीजल जो छेनी बोलते हैं हम लोग, और इसको हम लोग पिक्स को दाली बोलते हैं। तो पिक्स और चीजल से फ्लोर को समतल करना, ब्लास्टिंग नहीं करनी, ब्लास्टिंग अवॉइड करनी है। वह शाफ्ट के इन साइड में जो चित्र बनाए हैं, लेज बनाना, गड्ढा बनाना होगा। ये देखिए शाफ्ट के इस साइड में जो है लेज बनाए हैं, गड्ढा बनाए हैं कंक्रीट वाइड करने के, ताकि उसमें जब कंक्रीटिंग करें या वालिंग करें तो अच्छे से पैक्ड हो जाए, वाल खड़ा करने के बाद मजबूती से जो है साइड के साथ जुड़ जाए। तो ये लेज तैयार कर रहे हैं आप। लेज यहाँ पर लिखा हूं मैं LEDGE, ये लेज तैयार किए हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रही है कर्सर के साथ जुड़ी हुई ये लेज है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि फ्लोर बेड को लेवल करने हेतु 15 सेंटीमीटर मोटा कंक्रीट का लेयर तैयार करते हैं। यहाँ पर ये जो 15 सेंटीमीटर की है, जो चारों साइड पेरीफेरी में चारों साइड जो है आप ढलाई करते हैं, वालिंग कर्व के साथ करते हैं। तो यहाँ पर ये इनर डायमीटर ऑफ कंक्रीट इज फिनिश डायमीटर ऑफ शाफ्ट, यहाँ पर लिखना होगा, ध्यान देना होगा आपको कि जो फिनिश डायमीटर ऑफ शाफ्ट होगी वो इनर डायमीटर ऑफ कंक्रीट होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि कंक्रीट की फ्लोर पर कास्ट आयरन की ब्रिकिंग कर्व को रखते हैं। जो ब्रिकिंग कर्व होती है उसको रखते हैं। ब्रिकिंग कर्व की चित्र बनी हुई है जिसकी ट्रफ जैसी रहती है पिक्चर, जो पूरे शाफ्ट के पेरीफेरी में सर्कुलर पोर्शन में इस टाइप से बनी होती है। कर्व का शेप फिनिश डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बराबर होती है। अब यहाँ पे कर्व जो होती है CURB कर्व, आपसे कोई भी पार्ट के बारे में एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि कर्व का यूज कहाँ करते हैं, तो शाफ्ट की जो लाइनिंग होती है उसमें करते हैं। कर्व का सेगमेंट के लोअरिंग के पहले इसे सरफेस पर जोड़कर प्रिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कर्व को सरफेस पर ही जोड़ लिया जाता है। कंक्रीट फ्लोर पर कर्व के सेगमेंट को असेंबल करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं, और करेक्टली जो सेंट्रल पोजीशन में लेवल्ड करते हैं ताकि बोल्ट से उनके आपस में जोड़ा जा सके। शाफ्ट साइड और ओपनिंग प्रत्येक जो ओड़ के सही स्थिति में बने रहने के लिए उसको वेज से ठोक देते हैं, मतलब कि लकड़ी के पच्चे से उसको ठोक देते हैं जो हमारा कर्व रहता है उसमें। कर्व के ऊपर ब्रिक वालिंग प्रारंभ करते हैं। कर्व ये जो तैयार हो गई आपके, ये जो दिखाई दे रही है, कर्व के ऊपर हम लोग जो है फिर ब्रिक वालिंग तैयार करते हैं। और जब ब्रिक वाल को वर्टिकल व सही एक समान रखते हुए हम लोग बम्ब वायर का इस्तेमाल करते हैं, प्लम्ब वायर जिसको बोलते हैं, प्लम्ब वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो सरफेस से 4.5 मीटर रील पर लटकती रहती है। तो ये प्लम्ब वायर ऊपर से लटकाई जाती है सेंटर में, जिससे हम लोग को पता चलता है कि भाई ये जो जा रही है शाफ्ट की लाइनिंग हो रही है, एकदम वर्टिकल हो रही है। वालिंग ऊपर उठते के साथ साथ जो टेम्परेरी लाइनिंग होती है उसको गिराते जाते हैं, यानी कि जो कमजोर सॉफ्ट ग्राउंड में आपने जो सॉफ्ट सिंकिंग की है तो उठाते जाते हैं अपनी परमानेंट लाइनिंग को, तो जो टेम्परेरी लाइनिंग होती है उसको गिराते भी जाते हैं। वाल व सॉफ्ट साइड के बीच में जो पैकिंग होती है वो सैंड की ब्रिक चिप्स जो होती है उसको साथ उसमें डालते जाते हैं। जब वालिंग जारी रखते हैं तब सिंकिंग उसमें बंद रखी जाती है। यदि स्टार्टर में वाटर परकोलेट होता है तो पानी को रिसने देना होगा, नहीं तो उसमें क्या होगी कि प्रेशर से वाल खराब हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। तो वाल के पीछे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं बनने देते, जो पानी कर्व के वाटर गार्लैंड में इकट्ठा होती जाती है। तो ये वाटर गार्लैंड कर्व का मैं एक पिक्चर बनाया हूं जिसमें ये जो दिखाई दे रही है ये 0.3 मीटर की रहती है और इधर जो है आपकी 11.2 सेंटीमीटर की रहती है और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर की रहती है। तो ये वाटर गार्लैंड कर्व है
कर्व की समतल पर ब्रिक्स में वीपिंग होल रखते हैं। वीपिंग होल के थ्रू पानी उसमें इंसर्ट होती रहती है। ये वीपिंग होल है जो इंसर्ट होती है। वाटर गार्लैंड से पानी पाइप द्वारा पिट बॉटम पर ले आते हैं। इसका निर्माण संप जो सेगमेंट में करते हैं और एक से अधिक सेगमेंट में आउटलेट होल रखते हैं तथा इस होल में एक निपल स्क्रू से कस देते हैं जो सीम डायमीटर वाले आउटर ड्रम जो ड्रेन पाइप के लिए होता है। जहां साफ्ट साइड स्ट्रांग रॉक की रहती है वहां परमानेंट लाइनिंग आवश्यकता नहीं रहती। मतलब कि जो स्ट्रांग रॉक में अगर आप सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं तो वहां पर परमानेंट लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये आपने समझा कि परमानेंट लाइनिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए यहाँ पर टबिंग की बात किए थे तो टबिंग का मैं एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ। फ्लेंजेज युक्त खंड रहते हैं इसमें और इसमें जो है फ्लेंज बना हुआ था, रिंग फ्लेंज बना रहता है। पर्पज क्या होता है, जब सॉफ्ट सिंकिंग में एक्सेस वाटर तो परमानेंट वाटर टाइट करने के लिए, लाइनिंग करने के लिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, सॉफ्ट सिंकिंग में एक्सेस वाटर है तो परमानेंट वाटर टाइट लाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सीआई रिंग का बना होता है। प्रत्येक रिंग में फ्लेंज युक्त साइड खंड बने होते हैं। आकार जो होता है सॉफ्ट कर्व जैसा रहता है और रिंग्स फ्लेंजेज से टबिंग प्लेट मजबूत रहती है। मोटाई जब दाब सहने के अनुसार इसकी मोटाई को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ अदर स्पेशल मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग की केवल निम्नलिखित की गई है। टेम्पररी सपोर्ट के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए इसका पार्ट्स आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर में दिख रही है ये जो है आपकी स्केलेटन रिंग बोलते हैं इसको। तो ये स्केलेटन रिंग है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको कर्व भी बोलते हैं। तो ये स्केलेटन रिंग है, ये जो ऊपर में है और नीचे में है, दोनों के बीच में 1.5 मीटर की डिफरेंस होती है। इसकी थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर होती है। एक ऊपर वाली जो स्केलेटन रिंग है और नीचे वाली स्केलेटन रिंग की भी वही थिकनेस रहेगी 10 मीटर, लेकिन इन दोनों के बीच की जो इंटरवल है 1.5 मीटर होती है। और ये जो दो पीस आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी बोलते हैं इसको हम लोग हुक। तो ये हुक से हैंगर जिसको बोलते हैं, हैंगर से जो है ये लटकी हुई रहती है। ऊपर वाली हैंगर और नीचे वाली हैंगर, देखिए नीचे वाली हैंगर ये इसको पकड़ी हुई है और ऊपर वाली हैंगर ऊपर वाली को पकड़ी हुई है, जिसको वेजेस से हम लोग टाइट करते हैं। और उधर जो है वुडन का प्लैंक्स लगे रहते हैं जिसको पूरे इन दोनों के बीच में टाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सामने से दिखाई दे रहा है फ्रंट भी, और ये साइड से दिखाई दे रहा है जिसकी हैंगर की पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो है प्लैंक्स है, ये बीच में कर्व्स जो छोड़े जाते हैं वो कर्व दिखाई दे रही है। तो ये आप जो टेम्पररी लाइनिंग है इसके पार्ट्स आपको ध्यान में रखना है और आप इसको पढ़ करके जो वुडन प्लैंक्स की साइज है वो 2 मीटर की होती है। हैंगर एस शेप्ड में रहता है जिसके सारे जो स्केलेटन रिंग है वो टंगी रहती है। डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है हैंगर का। यहाँ पर स्केलेटन रिंग या कर्व की बात करते हैं, यहाँ पर चेन की बात करते हैं। तो ये जो हम लोग रिक्वायरमेंट में शाफ्ट के सरफेस पर टेम्पररी लाइनिंग के लटकाते हुए हैवी स्केलेटन फ्रेम जो स्टील गर्डर फ्रेम या जो अपनी फ्रेम रहती है उसकी चर्चा करते हैं। चेन जो है स्केलेटन रिंग व कर्व को सरफेस पर स्थापित हेतु वुडन फ्रेम से उसको सस्पेंड करने हेतु हम लोग चेन का इस्तेमाल करते हैं। स्केलेटन रिंग के बारे में बता ही दिए। इंटरवल इसकी जो रहती है 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में रखते हैं। फिश प्लेट से इसको टाइट करते हैं, लैप जॉइंट भी उसको बोला जाता है। तो ये वुडन प्लैंक्स की साइज आपने याद रखिएगा 2 मीटर रहती है। विड्थ 21.5 सेंटीमीटर रहती है। इसकी थिकनेस जो है 38 सेंटीमीटर रहती है, 38 मिलीमीटर रहती है, 3.8 सेंटीमीटर रहती है। प्लेस बिटवीन साइड एंड शाफ्ट एंड कर्व, जो साइड ऑफ शाफ्ट है और कर्व है उसके बीच में जो है हम लोग इसको स्थापित करते हैं। टाइटेनिंग वेजेस जो है लकड़ी के पच्चे से हम लोग इसको टाइटेनिंग करने का काम करते हैं। तो ये आपके सामने टेम्पररी लाइनिंग की बात हो गई। अब यहाँ पर 133 जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये 15 क्यूबिक मीटर ड्रैग लाइन यानी बकेट की कैपेसिटी 15 क्यूबिक मीटर है। वर्क फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए काम करती है। एट द रेट 6 आवर पर शिफ्ट में 6 आवर काम करती है। एंड 3 शिफ्ट में करती है एक दिन में। द साइकिल टाइम, बकेट फिल फैक्टर टाइम एंड ऑपरेटिंग इफिशियंसी तीनों दिया हुआ है। साइकिल टाइम 50 सेकेंड, बकेट फिल फैक्टर 0.85 और जो ऑपरेटिंग इफिशियंसी है वो 75% दी हुई है। और व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर हैंडल्ड बाय द ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन द्वारा इस
3 शिफ्ट में जो 30 डेज के लिए कितनी वो मटेरियल हैंडल करेगी वो पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना कि कैसे ये निकलेगी। तो टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर हैंडल्ड बाय ड्रैग लाइन, बकेट कैपेसिटी जो आपके सामने दिखाई दे रही है। अब इसमें 30 दिन में कितना ये हैंडल करती है, तो आपको डेज जो नंबर ऑफ डेज हैं वो देखिए, तो 30 डेज है। नंबर एक दिन में कितने शिफ्ट है, तो 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट इंटू शिफ्ट कीजिएगा। एक शिफ्ट में कितना आवर है, तो आवर से गुणा कीजिएगा। और यहाँ पर जो साइकिल टर्न दिया हुआ है 50 सेकंड में दी हुई है, तो टोटल एक आवर में कितने सेकंड होते हैं वो चीज आपको देखना होगा, जिसके लिए नंबर ऑफ साइकिल निकालनी होगी। तो ये सेकंड लिखे हुए हैं। और बकेट फिल फैक्टर ये आपको साथ में दी हुई है जो कि 0.85 रखिएगा। ऑपरेटिंग इफिशियंसी को मैं OE लिखा हूं तो ये 0.75 हो जाएगी। साइकिल टाइम आपकी 50 सेकंड दी हुई है। तो यहाँ पर आप सेकंड में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 15 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी दिया हुआ है प्रश्न में, वो लिख दिए। डेज जो है 30 दिया हुआ है, शिफ्ट 3 हुए, आवर्स जो है 6 घंटे पर शिफ्ट काम कर रही है, 3 शिफ्ट में काम कर रही है। और एक आवर जो है 3600 सेकंड का होता है, क्योंकि सेकंड में आपकी साइकिल टाइम है तो सेकंड में आप निकाल लिए हैं। और साथ में जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है बकेट फिल फैक्टर, जो कि पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि बकेट फिल फैक्टर क्या होती है। और यहाँ पर जो है 0.75 आपको दी हुई है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, उसको वैल्यू को रख करके आप जब निकालिएगा तो आ रही है 3,71,790। तो 3,71,790 जो नियर अबाउट है वो कौन सी होगी, तो 3,71,000 जो वैल्यू है वो सी नंबर है। तो सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। तो ड्रैग लाइन हो चाहे बकेट व्हील एक्सकवेटर हो, उसकी आप कैसे निकालेंगे, कितने दिन में कितना मटेरियल हैंडल करेगी, उसकी चर्चा करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स आपके सामने पार हो रही है जो क्लासेस में कराई जाती है मिश्रा सर की माइनिंग क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 134 में देखिए, द टाइप ऑफ कोर बैरल आर नॉर्मली यूज्ड इन डायमंड ड्रिलिंग। तो जो डायमंड ड्रिलिंग में नॉर्मली यूज होने वाली जो कोर बैरल की टाइप होती है, जिससे कि हम लोग आर्किड्यू प्राप्त करने के लिए करते हैं। आर्किड्यू यानी कि रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो आपको डाल चुका हूं, आप सर्च कर सकते हैं आर्किड्यू मिश्रा सर माइनिंग क्लास में। सिंगल ट्यूब, डबल ट्यूब, ट्रिपल ट्यूब, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी। मैं यहाँ पर एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी डीजे देशमुख की वॉल्यूम 1 की कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, जिसमें कोर बैरल जो डायमंड ड्रिलिंग की जो कोर बैरल है उसके बारे में बताया गया है। ये 2 प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, सिंगल ट्यूब कोर बैरल जो कि सॉफ्ट रॉक के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑल्सो कॉल्ड कैलिक्स भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। सिंगल कोर ट्यूब जो कोर बैरल होती है उसकी कैलिक्स बोली जाती है। तो यहाँ पर ये जो रहती है कोर लिफ्टर इज प्लेस्ड विद इन द वेवल एंड विच हैज ए इनसाइड कॉनिकली शेप्ड द रिसीव द फॉर्मर। तो यहाँ पर आपके जो फ्लशिंग वाटर के साथ जो है ये होमोजेनियस फॉर्मेशन के लिए ये सिंगल ट्यूब कोर बैरल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा 3rd पैराग्राफ में लिखी हुई है, डबल ट्यूब कोर बैरल इज यूज स्पेशली वेयर गुड कोर और सॉफ्ट रॉक इज ऑब्टेन्ड। तो गुड कोर और सॉफ्ट रॉक जहां पर रहती है, सॉफ्ट रॉक के लिए जो गुड कोर की अगर आप चाह रहे हैं तो जो है डबल ट्यूब कोर बैरल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 134 का आप जो है बी नंबर आंसर टिक करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 135 में आते हैं, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड। हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड में क्या यूज होती है, कोल कन्वर्टेड इनटू वाटर गैस। तो वाटर गैस में ये कन्वर्ट नहीं होती है। कोल कन्वर्टेड टू मिथेन गैस, कोल मिथेन गैस में कन्वर्ट नहीं होते। कोल इज ट्रांसपोर्टेड बाय टब। तो कोल को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टब से। डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन इज डन लाइक कन्वेंशनल माइनिंग मेथड। तो डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं वो, या एक्सट्रैक्शन जो करते हैं वो कन्वेंशनल माइनिंग मेथड की तरह कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। यहाँ पर फेसेस आर एडवांस बाय सॉलिड ब्लास्टिंग। फेसेस को हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग से एडवांस करते हैं। तो यहाँ पर कोल को ट्रांसपोर्ट तो वैसे हम लोग करते हैं उसके साथ, लेकिन पिट बॉटम से अगर ऊपर की ओर ले जाना हो तो हम लोग टब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्क्रीन आउट पिट बॉटम में कर लिए रहते हैं, पानी और कोयले को अलग। तो टब से हम लोग करते हैं, इसलिए आंसर सी जो है मैच करने लायक दिख रही है। आप इसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। टेल्टाल एक्सटेंसोमीटर आर यूज टू मॉनिटर स्टार्टा मूवमेंट। तो टेल्टाल जो एक्सटेंसोमीटर है वो स्टार्टा मूवमेंट के मॉनिटर को मेजर करता है। तो ये किसके
किस जगह के स्टार्टअप मूवमेंट को मेजर करता है? इन परमानेंट रूफ के लिए, जो परमानेंट रूफ होती है उसके लिए, बिटवीन साइड वाल के लिए, साइड वाल के बीच की स्टार्टअप मूवमेंट को मेजर करता है, इन फ्लोर की मेजर करता है, इमीडिएट रूफ की मेजर करता है। तो यहाँ इमीडिएट रूफ की मेजर करता है फ्रेंड्स टेल्टाल एक्सटेंसोमीटर जो होती है। टेल्टाल एक्सटेंसोमीटर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंटिन्यूअस मैनिफेसेस में या फिर गो फेज के पास हम लोग जो है टेल्टाल लगाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको चाक उठा करके समझाने का प्रयास करता हूं कि जो रूफ होती है, आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि ये रूफ है जिसमें आप होल लगाते हैं, जैसा रूफ बोल्ट आप लोग करते हैं, उसी तरह से रूफ बोल्ट के लिए मैं लाइट को बढ़ा देता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिखाई दे। तो फ्रेंड ये देख लीजिए कि ये जो टेल्टाल एक्सटेंसोमीटर होती है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर आपको मैं लाइट बढ़ा दिया हूं। तो यहाँ पर मैं लाइट बढ़ा दिया हूं, ये रूफ है। अब रूफ में देखिएगा आप होल लगाते हैं, किसके लिए? टेल्टाल एक्सटेंसोमीटर के लिए। तो इसमें जो है एक बड़ी वाली लार्जर डायमीटर की रहती है और उसके बाद जो है एक स्मॉलर डायमीटर की रहती है जो अंदर में जाती है, और उसके बाद एक और रहती है जो कि इससे भी स्मॉलर डायमीटर की रहती है। यानी 3 पाइप इसमें जो है गए हुए रहते हैं, 3 पाइप रहते हैं जिसके अंदर एक पतली सी वायर जो है गुजरी हुई रहती है। तो ये जो रहती है बाहर वाली, ये जो रहती है वो ग्रीन कलर की रहती है, ग्रीन कलर की रहती है। और ये वाली जो रहती है येलो कलर की रहती है, YELLOW, येलो कलर की रहती है। और ये जो है रेड कलर की रहती है, ये तीनों हम लोग रूफ रॉक में इंसर्ट किए रहते हैं। और रूफ रॉक का जब प्रेशर आता है तो ये वाली पोर्शन भीतर जो है घुसती जाती है और ये फिर जो रॉक लेयर होती है धीरे धीरे ऐसा सेक होते हुए जब इस टाइप का हो जाती है तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी भी ग्रीन दिखाई दे रही है, यानी कि सेफ जोन में। फिर ये अगर घुस गई, ये जो घुस गई रूफ रॉक जब ऐसे आ गई तो हम लोग ये कहते हैं कि ये भाई अब डेंजर जोन में आ गई है, येलो हमको दिखाई देने लगी है, येलो वाली ही केवल जो है हमको दिखाई दे रही है पाइप, क्योंकि रूफ रॉक जो है सेग हो गई है। ये क्या होते जा रही है? सेग होते जा रही है, सेगिंग होते जा रही है, सेगिंग रूफ रॉक। ये जो है सेगिंग रूफ रॉक, सेगिंग रूफ। और ये ओरिजिनल रूफ है, ये जो है ओरिजिनल रूफ है। तो ये जो है जब ये वाली रेड केवल बचती है तो हम लोग उस समय जो है विथड्रॉवल कर लेते हैं। रेड रोड जब दिखने लगती है तो इस समय जो है हम लोग विथड्रॉवल कर लेते हैं, यानी कि इक्विपमेंट और मैन पावर को विथड्रॉवल कर लेते हैं। डेंजर जोन आ जाती है, विथड्रॉवल कर लेते हैं। इसमें आने के बाद ये डेंजर जोन में ही हम लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जो है विथड्रॉवल कर लेते हैं हम लोग इसमें, ये जो रेड जोन जब आती है तो ये हो गई आपकी टेल्टाल। जो रूफ, जो इमीडिएट रूफ रहती है, जो हमारी रूफ इमीडिएट रहती है, जो कि 6 मीटर तक का रूफ होता है, अप टू 6 मीटर तक का जो रूफ रॉक में जो मूवमेंट दिखाई देता है, रूफ रॉक में जो मूवमेंट दिखाई देता है वो वही उसी को मेजर करने के लिए हम लोग टेल्टाल रिव एक्सटेंसोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे के प्रश्न में आते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए, जो स्क्रीन है उस पर आते हैं लैपटॉप की। तो यहाँ पर जो है आपके सामने इमीडिएट रूफ, डी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे 137 पे। 137 देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है। अब हम लोग जो है आगे की ओर आते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या लिखी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स में। रैम्प शैल बी यूज्ड फॉर क्राउलर माउंटेड मशीन एंड नॉट डैश डैश ग्रेडियंट ऑफ रैम्प shall not be steeper than 1 in dash dash and its length shall not be more than dash dash। यानी कि रैंप का जो यूज करते हैं वो क्राउलर माउंटेड मशीन जो रहती है उसके लिए, और
क्या है चीज के लिए, जबकि ग्रेडियंट ऑफ रैंप जो होगी वो स्टीपर नहीं होगी 1 in कितना से, एंड इट्स लेंथ, उसकी जो लेंथ होगी वो कितना से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे टायर माउंटेड मशीन, यहाँ क्राउडर माउंटेड मशीन के साथ जो टायर माउंटेड मशीन होती है उसी की चर्चा की जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए की चांसेस ज्यादा है। बोरवेल ड्रिल, ग्रेडर्स, टायर माउंटेड मशीन 1 जो 40 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रैंप की जो ग्रेडियंट होती है 1 in 10 से अधिक नहीं होगी, यानी रैंप जो होती है एक बेंच से दूसरे बेंच तक जाने की जो रास्ता होती है, डायरेक्ट रास्ता, उसी को हम लोग रैंप कहते हैं। और रैंप की जो ग्रेडियंट होगी वो जो CMR 1957 था उसमें कहा गया था कि 1 in 10 से अधिक नहीं होगी, और उसकी जो लेंथ होगी यहाँ पर 50 मीटर, जो कि टायर माउंटेड मशीन रहती है, डंपर, वो सब के लिए दिया हुआ है, 50 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो आंसर ए को टिक लगाते हुए आप आगे बढ़िए फ्रेंड्स। 138 कहता है द कोल बम्प इन ए डीप माइन में अकर, जो डीप माइन होती है, गहराई जिसकी ज्यादा रहती है, तो उसमें कोल बम्प जो प्रोड्यूस होते हैं, कोल बम्प जो आते हैं, कि जो बम्प होती है, बम्प क्या होती है, जो कोल का पिलर या पिलर का जो साइड होता है वो छटक छटक करके उसके कोयले बाहर फेंकाते हैं। उस 2 प्रकार की बम्प होती है, एक शॉक बम्प होती है, एक प्रेशर बम्प होती है, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पर कोल बम्प डीप माइन में जो होती है किस कारण से होती है इसकी चर्चा किया हुआ है। द इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस आर हाई, इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस जब हाई हो जाते हैं, यानी कि जो रॉक में स्ट्रेस जो इंड्यूस होती है वो जब हाई होती है। द रॉक इज फ्रेजिल, जब रॉक फ्रेजिल रहता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉक इज एक्सपोज टू हाई स्ट्रेस, जब जो एक्सपोज्ड जो रॉक है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, हाई स्ट्रेस में हो जाती है। रॉक इज वीक, रॉक जब कमजोर होती है। हाई स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेंट्रेट इन कोल पिलर, कोल पिलर में जब हाई स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उस स्थिति में ही पिलर के अंदर से जो बम्प निकलती है, कोल बम्प निकलती है। तो यहाँ पर ई नंबर ही राइट आंसर होगी। यहाँ पर स्ट्रेन का मैं फार्मूला और स्ट्रेन एनर्जी की फार्मूला को कट पेस्ट किया हुआ हूँ, जिसमें चेंज इन लेंथ अपॉन जो है ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन कहलाती है। साथ में स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो U इक्वल्स टू P इंटू डेल एल बटे में 2, या डेल एल बराबर PL बटे में A इंटू E, U बराबर P स्क्वायर L बटे में 2AE। यहाँ पर U जो है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बार और स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। P बराबर टेंसाइल लोड कहते हैं। डेल एल बराबर टोटल इलोंगेशन इन द बार कहते हैं। L ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार कहते हैं। A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार कहते हैं। E जो है यंग मॉडुलस होता है। तो इससे स्ट्रेन एनर्जी निकालती है। इसकी एक प्रश्न आ चुकी है जिसको सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 50 के बीच में होगी, उसकी जो है मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूं फ्रेंड्स। अब 139 के बीच में आते हैं। 139 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन हैज 9 होल इन रो। सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं जिसमें एक रो में 9 होल कर रहे हैं, शॉर्ट होल, ईच ऑफ 8 मीटर लेंथ एंड 200 मीटर डायमीटर। 200 मीटर डायमीटर नहीं होगा, यहाँ पर जो है 200 मिलीमीटर होगा। इसको अपन लोग सुधार देते हैं, 200 मिलीमीटर होगा, 200 मिलीमीटर होगा, ये हम सुधार दिए हैं। अब इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं स्लाइड शो की तहत। तो यहाँ पर जो है आपको 200 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। द स्पेसिंग एंड बर्डन आर 6 and 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ सब ग्रेड ड्रिलिंग इज 1.0 मीटर एंड द डेंसिटी ऑफ इन सिटू रॉक इज 2.43 टन पर क्यूबिक मीटर। एज्यूमिंग नो बैक ब्रेक द आउटपुट पर ब्लास्ट इन टन इज। तो यहाँ पर आउटपुट पर ब्लास्ट टन में निकालने के लिए कह रहा है। 9 होल लगे रहे हैं, 8 मीटर होल की लेंथ है, यहाँ पर 200 mm डायमीटर है। स्पेसिंग और बर्डन 6 मीटर स्पेसिंग है, 5 मीटर बर्डन है। स्पेसिंग बर्डन है यहाँ पर। तो हम लोग जो है आते हैं इसमें बैक में, तो 6 मीटर 5 मीटर रिस्पेक्टिव। द हाइट ऑफ सब ग्रेड ड्रिलिंग जो होती है, सब ग्रेड ड्रिलिंग तो ना छूटे इसके लिए हम लोग लगाते हैं 1 मीटर लगाते हैं। एंड द डेंसिटी ऑफ इन सिटू रॉक जो है 2.43 टन पर क्यूबिक मीटर लगाते हैं। एज्यूमिंग नो बैक ब्रेक, बैक ब्रेक नहीं हो रही है, तो आउटपुट पर टन इन टन द आउटपुट पर ब्लास्ट
इन टन में पूछ रहा है कि टन में कितनी होगी आउटपुट। तो आउटपुट निकालने के लिए पर ब्लास्ट में हम लोग स्पेसिंग इंटू बर्डन इंटू डेप्थ इंटू नंबर ऑफ होल इंटू डेंसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्पेसिंग 6 मीटर है, बर्डन 5 मीटर है, डेप्थ जो है 9 मीटर लिए हुए हैं, नंबर ऑफ होल जो है 9 हुआ है, डेंसिटी 2.43 है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5904 आ रहा है। 5904 जो है ये 5 बी करेक्ट हो रही है, तो बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आउटपुट पर ब्लास्ट ओपन कास्ट में एक ब्लास्ट से कितनी आउटपुट निकलेगी वो आप बर्डन, स्पेसिंग, डेप्थ, स्पेसिफिक डेंसिटी से आप निकाल सकते हैं क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो 140 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कोल माइन डेवलपमेंट रोडवे। तो इसमें से जो कोल माइन जो हम लोग डेवलपमेंट रोडवे करते हैं, डेवलप करते हैं रोडवे का, उसकी स्टेबिलिटी जो है डायरेक्ट कौन प्रभावित करती है, कौन प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले कारक का पूछ रहा है। ए नंबर फॉल्ट, बी नंबर स्लिप, सी नंबर थिक मैसिव रूफ, डी नंबर ऑप्शन 1 एंड 2, ई नंबर ऑप्शन 2 एंड 3। तो यहां पर जो है हम लोग ऑप्शन डी जो थिक ऑप्शन 1 एंड 2 जो होगी, यानी कि फॉल्ट और स्लिप दोनों प्रभावित करती है अगर ये रहती है अपने कोल सीम के बीच में। तो फॉल्ट क्या होती है फ्रेंड, स्लिप क्या होती है, ये जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है जिसके बारे में कट पेस्ट करके मैं रखा हूं। फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर ऑफ रॉक ऑब्लिक मिनरल ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो फ्रैक्चर ऑफ रॉक और मिनरल का जो रॉक और मिनरल का जो फ्रैक्चर होता है वही फॉल्ट कहलाता है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से होती है। और ब्रोकन रॉक जो होती है वो ऊपर या नीचे चली जाती है, अपवर्ड या लोअर डाउन हो जाती है, तो इसको हैंग वाल और फुटवाल, ऊपर जो जाती है उसको हैंग वाल कहते हैं, नीचे जो जाती है उसको फुटवाल कहते हैं। ट्रफ यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक इज कॉल्ड द ट्रफ बोलते हैं, और हीव जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक इज कॉल्ड हीव बोलते हैं। यहाँ पर हीव होना चाहिए, आप इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। ये रही आपकी हीव, तो ये हीव होनी चाहिए, हेड नहीं होनी चाहिए। HEA ह्यू, ये मैं करेक्ट कर दिया, HEAVE करेक्ट कर दिया। तो ह्यू की डेफिनेशन हो गई। इसको स्लाइड स्लो करके मैं बड़ा कर देता हूं, ये जो है करंट स्लाइड्स के तहत मैं बड़ा कर दिया। तो ये ह्यू की डेफिनेशन हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक इज कॉल्ड द ह्यू। फॉल्ट प्लेन क्या होती है, प्लेन इन विच द ब्रोकन रॉक डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड द फॉल्ट प्लेन। मतलब कि जिस प्लेन के तहत ब्रोकन रॉक डिस्प्लेस्ड हुई रहती है उसी को फॉल्ट प्लेन कहते हैं। हेड क्या होती है, एंगल मेड बाय द फॉल्ट प्लेन टू द वर्टिकल इज नोन एज द हेड। हम जो एंगल बनती है फॉल्ट प्लेन के द्वारा, वर्टिकल लाइन के द्वारा जो फॉल्ट प्लेन एंगल बनाते हैं उसी को हेड कहते हैं। स्लिप क्या होती है, क्रैक और माइक्रो क्रैक्स फिल्ड विथ कैल्साइट लूज मटेरियल और अदर कार्बोनेसियस मटेरियल, जिसको हम लोग स्लिप कहते हैं, जो कोल सीम के बीच में पाई जाती है फ्रेंड। उसकी आप एक फिगर बना करके भी चर्चा कर सकते हैं, जिसकी मैं चर्चा करने उस जो टर्मिनोलॉजी थे उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर फॉल्ट का मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये रहा फॉल्ट, जिसकी फिगर के रूप में अगर आप लीजिएगा तो ये फॉल्ट प्लेन है। इस फॉल्ट प्लेन में यहाँ पर अपर ब्लॉक है, ये है अपर ब्लॉक, और ये जो है लोअर ब्लॉक है, जो पहले ऐसे थी, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से ये जो है लोअर डाउन हो गई है। जिस प्लेन के तहत ये होती है इसको हम लोग बोलते हैं हैंग वाल, इसको बोलते हैं अपर ब्लॉक को हैंग वाल, और लोअर ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं फुटवाल। फुटवाल। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो हो गई, क्या हो गई, ये फॉल्ट प्लेन हो गई, फॉल्ट प्लेन हो गई। अब यहां पर जो इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता है, यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई रहती है, इसको हम लोग जो है थ्रो बोलते हैं, THROUGL, थ्रो, थ्रो बोलते हैं, जिसको हम T से डिनोट कर रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हुई रहती है इसको हीव बोलते हैं, HEAVE, हीव बोलते हैं, जिसको आप H भी कह सकते हैं। और जो एंगल फॉल्ट प्लेन वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है इसको जो है हेड बोला जाता है, थीटा, हेड, HADE।
तो ये नॉर्मल फॉल्ट हो गई। ये फॉल्ट जो है नॉर्मल फॉल्ट है, जिसमें टर्मिनोलॉजी जो आई हुई है, या स्लिप जिसको आप लोग पोल सीम के बीच में अगर इस टाइप का जो पोल सीम है और इसमें जो है बीच में आपको कार्बोनेसिस मटेरियल या कैल्साइट या जो भरी हुई रहती है, तो ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप, जो पोल सीम के बीच में पाई जाती है। ये आपकी पोल सीम है। तो आप लोग स्लिप समझ गए होंगे, साथ ही जो है आप समझे होंगे कि फॉल्ट क्या होती है। ये आप स्क्रीन शेयर को मैं आपके सामने फिर से ला रहा हूं, जिसमें आप ऑप्शन डी को टिक लगा करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने 141 141 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग फॉर ड्रिलिंग सिस्टम। ड्रिलिंग सिस्टम के लिए मैच करना है, कंपोनेंट दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है। ड्रिल क्या काम करता है, ड्रिल रॉड क्या काम करता है, ड्रिल बिट क्या काम करता है, फ्लशिंग मीडियम ये फंक्शन इसके बगल में दी हुई है। तो ड्रिल क्या करता है, आपको ये चीज देखने के लिए देखना होगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेगमेंटिंग रॉक, जो रॉक होती है उसको फ्रेगमेंटिंग करने के लिए एनर्जी ट्रांसफर करता है, रॉक को फ्रेगमेंटिंग तोड़ने के लिए। तो ये तो ड्रिल नहीं करती है, ड्रिल इसका कोई पार्ट करता होगा। रिडक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू रीग्राइंडिंग, जो एनर्जी की जो लॉस होती है उसको कम करता है रीग्राइंडिंग के कारण से। कन्वर्सेशन ऑफ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ओरिजिनल जो फॉर्म है एनर्जी का उससे वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ पर जो ड्रिल है यही काम करता है, ओरिजिनल फॉर्म को जो इलेक्ट्रिसिटी की रहती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर जो है आपको ड्रिल ही करता है। तो ये आप पी का 3 देख सकते हैं कि पी का 3 कौन सा है, ए और सी है, तो ए और सी में से कोई एक हो सकती है। अब यहाँ पर ड्रिल बिट जो अब एक और है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइम मूवर टू एप्लीकेटर। एप्लीकेटर यहाँ पर क्या होगी, जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है वो प्राइम मूवर से एप्लीकेटर तक लाती है। एप्लीकेटर यहाँ ड्रिल बिट होगी। ड्रिल बिट तक जो प्राइम मूवर से एनर्जी लेके आती है वो कौन लेके आती है, ड्रिल रॉड आती है, यानी कि क्यू का 4 होगा। तो क्यू का 4 ये देखिए, पी का 3 तो मैच कर लेते, क्यू का 4 ही होगा, आर का 1 होना ही चाहिए। ड्रिल बिट क्या करती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करती है, फ्रेगमेंटिंग और रॉक जो रहती है उसको तोड़ने के काम में आती है, जो डस्ट के रूप में बाहर निकलती है। तो इस तरह से आप आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो फ्लशिंग मीडियम है वो आपको क्या करेगी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ये जो रहेगी S2 करेगी, रिडक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू दी रीग्राइंडिंग। तो ये फ्लशिंग मीडियम जो है करती है रिडक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू दी रीग्राइंडिंग से मैच करती है। तो यहाँ पर 141 का आप सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या है, द फेल्यूर लोड ऑफ पॉइंट लोड टेस्ट स्पेसिमन having diameter 45 mm is 6000 Newton. The uncorrected point लोड इंडेक्स इन मेगापास्कल इज। तो अनकरेक्टेड पॉइंट लोड इंडेक्स पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए ये प्रश्न रिपीट कर चुकी है पॉइंट लोड इंडेक्स का, जो कि फेल्यूर लोड ऑफ पॉइंट लोड टेस्ट स्पेसिमेन का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 45 मीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर लोड जो है 6000 टन की आ रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप पहले भी यूज कर चुके हैं, जो कि 60 के आसपास अभी के क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन है उसको रिपीट की हुई है। फेल्यूर लोड अपॉन जो है डायमीटर का, स्पेसिमेन की जो डायमीटर होती है उसकी स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग जो वैल्यू है उसको, जो वैल्यू है अपन इसमें पुट करते हैं 6000 बटे में 4.5 अपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको निकालेंगे तो आएगी 29,629.63 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस पर स्क्वायर सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है पर स्क्वायर मीटर में, तो ये 100 इंटू 100 आपको इसको डिवाइड करना होगा और कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगी 2.96 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 2.96 पर स्क्वायर मीटर
पैरामीटर जो है आपकी इसमें दिखाई दे रही है कि आंसर नंबर सी जो होगी। यहाँ पर 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की जगह पर आप पास्कल लिख सकते हैं। तो आंसर नंबर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। 143 क्या कहता है, ए 10 mm थिक सैंपल प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए 54 mm डायमीटर कोर वाज टेस्टेड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्राजीलियन स्ट्रेंथ, द ब्रेकिंग लोड वाज 0.5 टन, कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू कंसीडर करने के लिए कह रहा है कि 3.14 कीजिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल विल बी नियरली इक्वल टू, ऑप्शन से ज्यादा जरूरी है टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो ब्राजीलियन टेस्ट में फार्मूला यूज करते हैं उस पर ध्यान देना फ्रेंड्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ की फार्मूला इस पर भी प्रश्न पूछी जा चुकी है इसी क्वेश्चन पेपर में। तो 2 इंटू ब्रेकिंग जो लोड होती है उसको डिवाइड करते हैं पाई डी टी से, डी इज द डायमीटर, टी इज द थिकनेस। अब इसमें वैल्यू को रखिए 2 जो दिया हुआ है 2 फार्मूले में ही रहेगी। ब्रेकिंग लोड दिया हुआ है 0.5, यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 टन ब्रेकिंग लोड है, और साथ में इसको आप केजी में बदल दिए हैं केजी में निकालने के लिए, और डिवाइड किए हैं पाई से जो कि वैल्यू दिया हुआ है। डी जो है मिलीमीटर में है उसको आप चेंज कर दिए हैं सेंटीमीटर में 5.4 सेंटीमीटर, और ये जो थिकनेस दी हुई है 10 मिलीमीटर दी हुई है उसको आपने चेंज कर दिया है सेंटीमीटर में। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 58.97 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर आएगी। तो 58.97 केजी किसमें आ रही है, तो आप देखिएगा 60 के नियर अबाउट है, जो कि बी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 59 के लगभग वैल्यू आ रही है, तो ये आपने आ गया है। 144 व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग ऑफ ब्रिक आइसोलेशन स्टॉपिंग इनटू कोल सेल एंड सैंडस्टोन। कोल में या सेल में या सैंडस्टोन में जब ब्रिक वॉल की आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं तो उसको रूफ से, साइड से, फ्लोर से लॉक करने के लिए आप उसमें ग्रूव बनाते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो ग्रूव बनाते हैं उसकी प्रिस्क्राइब्ड डेप्थ क्या होगी वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो है ईएमटी वॉल्यूम जो फर्स्ट सेकंड है उसमें ये मेंशन किए हुए हैं डी देशमुख साहब कि जो कोल होती है उसमें 1 मीटर का डेप्थ होगा, सेल होगी तो 0.3 मीटर का डेप्थ होगा, सैंडस्टोन होगी तो उसमें 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर का डेप्थ होगा। तो इससे मैच करता हुआ आप देखिए कौन सी आ रही है, ई नंबर आ रही है, तो ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 145 व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ द फ्लैट बेल्ट कन्वेयर इन टन पर आवर इफ द बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल 0.8 टन पर क्यूबिक मीटर, बेल्ट विड्थ इज 1 मीटर, एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री एंड वेलोसिटी इज 100 मीटर पर मिनट। तो बेल्ट की विड्थ दी हुई है, इसके लिए फार्मूला ये जो प्रश्न है इस फार्मूला पर बेस्ट फिर से प्रश्न पूछ रही है। एक प्रश्न और आ चुकी थी, तो कैपिटल टी बराबर ए बी वी होता है, टी बराबर कैपेसिटी ऑफ बेल्ट इन टन पर मिनट, टन पर मिनट में ले रहे हैं, अगर मिनट में दिया हुआ वेलोसिटी तो आप टन पर सेकंड में भी ले सकते हैं। ए बराबर जो है एवरेज साइज ऑफ मटेरियल इन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जिसकी डब्ल्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर समझिएगा फ्रेंड्स 2 नहीं है, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 10 टू डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 के बीच में उसकी वैल्यू रहती है। बी बराबर बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल रहती है जिसको 0.8 टन पर क्यूबिक मीटर ऑफ बेल्ट लेंगे, और साथ में वी बराबर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर मिनट लेंगे जो कि आपके प्रश्न में दी हुई है 100 पर मिनट। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। 145 नंबर आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पर 146 पर आते हैं। इन ओपन कास्ट माइन सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग द ओवरबर्डन। सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से हम ओवरबर्डन को रिमूव करने के लिए ओपन कास्ट में यूज करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लोडिंग पॉइंट एंड द डंपिंग पॉइंट इज 5 किलोमीटर। लोडिंग पॉइंट और फेस और डंप के बीच की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ एम्प्टी डंपर दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड लोडेड डंपर की दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। सो हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द डंपर टू कंप्लीट 1 साइकिल। 1 साइकिल में कितनी समय लगती है, यानी कि लोडिंग डंपर की डिस्टेंस और आने जाने की जो टाइम है उसको कैलकुलेट करना फ्रेंड। आप पढ़ चुके हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहाँ जो T1 जो एम्प्टी डंपर है उसके लिए अगर आप निकालेगा तो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो 5 बाई जो एम्प्टी डंपर की स्पीड है वो 25 किलोमीटर है, तो 5 बाई 25 कर लीजिएगा। और T2 दूसरी टाइम जो लोडेड डंपर के लिए है वो 5 बाई 20 हो जाएगी। तो साइकिल टाइम जो निकालेगा टाइम टेकन बाय द एम्प्टी डंपर प्लस टाइम टेकन बाय द लोडेड डंपर, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 1/5 प्लस 1/4 को ऐड कीजिएगा तो 9/20 आएगी। 9/20 जो ए आ रही है वो किस में आ रही है, तो ये आ रही है
किलोमीटर में, आप इसको मिनट में जब चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो निकालना है वो मिनट में निकालना है साइकिल टाइम को, तो 62 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 मिनट आ रही है। 63D को आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 147 में आते हैं, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिटोनेटर इज 2 ohms एंड रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर एंड ब्लास्ट होल इज 7 ohm एंड 2 ohm रिस्पेक्टिवली। प्रश्न समझ लेते हैं फ्रेंड्स। 10 आपके सामने डिटोनेटर है जिनकी रेजिस्टेंसेस जो दी हुई है वो ईच की जो है 2 ohm है, जो पैरेलल में कनेक्टेड की गई है डिटोनेटर, और जो वायर और ब्लास्ट केबल है उसकी जो रेजिस्टेंस दी हुई है वायर की 7 ohm दी हुई है और ब्लास्ट केबल की जो है 2 ohm दी हुई है। तो यहां पर कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट की होगी। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां पर 0.2 जो आ रही है डिटोनेटर की टोटल रेजिस्टेंसेज, यहां पर बिकॉज फॉर पैरेलल कनेक्शन 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R10। जब यहां पर कहेंगे 1/2, 2 जो है ओम एक डिटोनेटर की है, 1/2 इस तरह से प्लस 1/2 तक 10 तक कर लीजिएगा तो 10/2 आएगी जो कि 5 ohm होगी। 1/R बराबर 5 ohm होगी, R बराबर कहिएगा तो 1/5 आ जाएगी जो कि 0.2 है। यहां पर मैं 0.2 उसी को लिखा हूं, और जो आपकी वायर है कनेक्टिंग वायर है उसकी 7 ohm दिया हुआ है, 7 ohm रेजिस्टेंस को साथ में रख दिए हैं क्योंकि इनको आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। और 2 ohm जो है आपकी ब्लास्ट केबल की है तो 2 ohm प्लस और कीजिएगा तो 9.2 ohm टोटल आ रही है। 9.2 ohm बी ऑब्जेक्ट ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे फिर बढ़िएगा फ्रेंड्स। ये 148 नंबर है, इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू। इंक्यूबेशन पीरियड किससे रिलेटेड नहीं होती है? ऑप्शन ए, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जब आप कोल सैंपल को बाथ में रख करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले आप सिंपल सा क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर समझने का प्रयास कीजिए। जब आप कुकर में पानी गर्म करना चाहते हैं तो कुकर का बर्तन पहले गर्म होता है, उसके बाद जो है फिर पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर पहले कुकर जो गर्म होती जाती है और जैसे ही वो क्रॉस करती है, यानी बाथ टेम्परेचर, जिसको कुकर का टेम्परेचर यानी बर्तन का टेम्परेचर को हम लोग बाथ टेम्परेचर कहते हैं, तो बाथ टेम्परेचर से जैसे ही इंक्रीज होती है टेम्परेचर तब जाकर के वो सिंपल यानी कि कोल में पहुंचती है, तो उस टेम्परेचर को ही हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल। तो पैनल साइज वो प्रभावित करती है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जिस पर कि वो इग्निशन चालू हो जाती है कोयले के अंदर। तो यहाँ पर पैनल साइज जो है प्रभावित करती है क्योंकि नंबर ऑफ पिलर हम इंक्यूबेशन पीरियड के आधार पर ही तैयार करते हैं, इसलिए पिलर में कितने पिलर में एक पैनल में कितने पिलर रखने हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड के आधार पर ही। डायरेक्ट रिलेशन है इसकी, एक की भी डायरेक्ट रिलेशन है। सीम थिकनेस थिक सीम होगी तो इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ नहीं जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट की एक्सप्लोसिबिलिटी जो है प्रभावित करती है इंक्यूबेशन पीरियड को। तो यहाँ पर आप जो है सीम थिकनेस सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैच द फॉलोइंग करना है, हॉलेज यूनिट दी हुई है और सेफ्टी डिवाइसेस दी हुई है। फ्रिक्शन वाइंडर में क्या लगती है, ड्रम वाइंडर में क्या लगती है, डायरेक्ट रोप हॉलेज में क्या लगती है, इंडलेस रोप हॉलेज में क्या लगती है। इधर दिया हुआ है रन अवे स्विच, लिली कंट्रोलर, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, मंकी और बैक कैच। तो मंकी का और बैक कैच तो आपको याद ही होगी, इंडलेस रोप हॉलेज में कहती है तो एस का 4 होगी। एस का 4 यहाँ पर 3 में दिया हुआ है, ए बी में दिया है, बी में दिया है और डी में भी दिया हुआ है, तो मंकी कैच तो रहनी है। डायरेक्ट रोप हॉलेज में आप जानते हैं कि रनवे स्विच लगी रहती है सेफ्टी डिवाइसेस की, मैं एक डाल चुका हूं वीडियो शुरुआत में ही जिसमें जो है सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से लगते हैं। तो ये डायरेक्ट रोप आर का 1 होगी, तो आर का 1 देखिए ये बी नंबर में है और साथ में डी नंबर में है, तो बी और डी में से कोई एक होगी। अब यहाँ पर जो है आप फ्रिक्शन वाइंडर और ड्रम वाइंडर बचती है, तो ड्रम वाइंडर में जो है लिली कंट्रोलर रहती है, तो यहाँ पर जो है आप जो क्यू में 2 लगाते हैं तो क्यू में 2 लगा करके आप जो है ये फिक्स कर सकते हैं कि अपना ऑप्शन जो होगी बी होगी, जब पी का 3 होगा। फ्रिक्शन वाइंडर में रीजनरेटिव बेकिंग रहती है, तो आप बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपकी सामने आखिरी प्रश्न आ गई है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की। दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो एग्जाम में पास करके नई कोल कंपनी या अदर कोल कंपनीज में जॉब पा सकें, साथ ही सर्टिफिकेट डीजीएमएस की गेन करके अपनी प्रमोशन पा सकें फ्रेंड्स। तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिए। अपन आखिरी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। 150 आउट ऑफ द
सपोर्ट कैटेगरीज गिवन फॉर एन अंडरग्राउंड कोल माइन, आइडेंटिफाई द एक्टिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट कौन सी होती है फ्रेंड्स, उसकी बताना है। वायर मैश, शॉर्ट क्रीट, फुल ग्राउटेड रूफ बोल्ट, हाइड्रोलिक प्रॉप, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आंसर तो लिख दिया हूँ, लेकिन आप छोड़ देता हूँ कि एक्टिव सपोर्ट और पैसिव सपोर्ट क्या होती है, आप उसको करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस की जो विनिंग एंड वर्किंग की जो क्वेश्चन पेपर थी, 150 क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी डाला हूं। तो फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।